चलिए बाबू, तो शुरू करते हैं अपना नया लेक्चर इस उम्मीद के साथ कि प्रीवियस लेक्चर आपको समझ में आया होगा। काफ़ी बड़ा लेक्चर था, लगभग 1.5 घंटे का लेक्चर था। और इस वक्त 7:15 हो रहा है, ऑलमोस्ट 7:30 हो रहा है। मेरी घड़ी में थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ेगा, टॉपिक आगे चलेगी। और हम दो टॉपिक जो लास्ट में पढ़ाया था अपने लेक्चर 1 में, पहला था सुप्त संयोजकता, स्लीपिंग वैलेंसी, और दूसरा था इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव। उन्हीं दोनों टॉपिक से जोड़ते हुए अपना अगला लेक्चर कंटिन्यू होगा। उसके सारे टॉपिक्स को समझेंगे। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो फॉर्म करते हैं, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो उसी ग्रुप में होते हुए फॉर्म नहीं करते। तो आज का पूरा लेक्चर इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर इनर्ट पेयर इफेक्ट और स्लीपिंग वैलेंसी, एक्साइटेड स्टेट जैसे टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेगा। हम एक बात साफ साफ बता दें कि अगर किसी वजह से आप मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो भूल से भी लेक्चर नंबर 2 ना देखें, क्योंकि इसमें सिर्फ कंटेंट आप देख करके लिख सकते हैं, समझने में खक नहीं आपको समझ में आने वाला है जो बात है। क्योंकि आपको क्योंकि पहले लेक्चर से आप इनर्ट पेयर समझोगे, पहले लेक्चर से आप स्लीपिंग वैलेंसी समझोगे, तब जाकर के आपके लिए ये लेक्चर है। ठीक, शुरू करते हैं बाबू। चलिए एक क्वेश्चन देखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। एक सवाल है और वो प्रीवियस वाले से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि फास्फोरस जो है, फास्फोरस, ये क्वेश्चन होगा ना, ये अपने नोट्स में आप मेंशन भी करोगे। फास्फोरस PCl3 और PCl5 दोनों बनाता है, दोनों बनाता है। लेकिन लेकिन जो अपना नाइट्रोजन है, जो अपना नाइट्रोजन है, वो केवल NCl3 बनाता है, बनाता है। ये बात हो गया। और ऐसा क्यों है, ये अपना सवाल हो गया। तो फास्फोरस जो है वो PCl3 भी बनाता है, PCl5 भी बनाता है, लेकिन जो अपना नाइट्रोजन है वो केवल ट्राइक्लोराइड बनाता है। इसको आप ऐसे बोलोगे कि जो फास्फोरस है वो ट्राइक्लोराइड और पेंटाक्लोराइड दोनों बनाता है, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो केवल ट्राइक्लोराइड बनाता है। क्यों? इसीलिए हम कहा कि प्रीवियस लेक्चर अगर आपका तैयार रहेगा तब तो ये ठीक है, नहीं तो बाबू नहीं, अभी मेरे ख्याल से वीडियो को स्किप कर जाइए। उससे अच्छा है प्रीवियस लेक्चर, लेक्चर नंबर 1 आराम से देख लो और वो काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो फास्फोरस को पहचानना हो, अगर हमको इसका आंसर करना होगा तो हमको फास्फोरस को पहचानने आना चाहिए। तो फास्फोरस जो है इसका परमाणु संख्या कितना होता है, काउंट करते हैं। पहला वाले का आपको मालूम होना चाहिए बाबू, नाइट्रोजन का मालूम होगा तो फास्फोरस में क्या जोड़ना है, 8 जोड़ना है कि 18 जोड़ना है, आपको समझ में आ जाएगा। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस 15। तो फास्फोरस का हो गया परमाणु संख्या 15। और हम अपने प्रीवियस लेक्चर में भी ग्रुप 15 का तो बता ही दिए थे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी यानी सब, और साथ में था क्या, बीमार। और इसको बनाने का तरीका था 8, 18, 18 और 32 पी ब्लॉक एलिमेंट, 13 नंबर वर्ग से लेकर 18 नंबर वर्ग तक। पहला वाले का पता अगर हो आपके पास 7, तो 8 जोड़ करके हम इसको 15 बोल सकते हैं, 18 जोड़ करके हम इसको 33 बोल सकते हैं, 18 जोड़ करके हम इसको 51 बोल सकते हैं, 32 जोड़कर हम इसको 83 बोल सकते हैं। क्योंकि ये वर्ग नंबर 15 का है तो इसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2NP3 होगा। यानी ये दूसरे आवर्त में है, n बराबर 2 में थे बाबू, ये हो गए थे 2s2 2p3, ये हो गए थे बाबू 3s2 3p3। सही है ना। अगला वाला 4s2 4p3, 5s2 5p3, 6s2 6p3। सर 7 कहाँ गया, इसके बारे में भी हम अपने लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं, है ना। तो फास्फोरस जो है बाबू, जो 15वें नंबर पर परमाणु संख्या 15 रखता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2
2p6 3s2 3p2 होता है, 2 2 4 6 10 12 2 14 1 15 3p3 भूल भी गए। अभी जस्ट देखो अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2 3p3 ns2 np3 पे समाप्त होता है। हम बोला बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, अभी तक तो नहीं। ठीक, तो इसमें हम लोग ध्यान से बाबू बाह्यतम कक्षा को बाहर निकालते हैं समझने के लिए ना, सारा बात तो बाह्यतम कक्षा से ही है। तो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2 3p3 है, यही है ना। हम लिख रहे हैं, देखो आंसर में क्या जाएगा, पहले तो परमाणु संख्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, उसके बाद नीचे लिखेंगे कि फास्फोरस जो है, फास्फोरस का बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2 3p3 है, सही है। जिसका अब हम ऑर्बिटल निरूपण करके देख रहे हैं, ठीक है। हम एक ही बार में दोनों काम कर रहे हैं बाबू, समझाने का भी काम कर रहे हैं और कॉपी में कौन सा कंटेंट जाएगा वो भी बात कर रहे हैं। जिसका ऑर्बिटल निरूपण, ऑर्बिटल निरूपण क्या होगा, ठीक। ऑर्बिटल निरूपण करते हैं तो 3s है, 3s है, 3p है, p में 3 डब्बे होते हैं, ये भी हम अपने लास्ट लेक्चर में एक बार रिवीजन आपको करवा दिया था, हालांकि आप 11 पढ़ कर आए हैं ऐसा हम मान रहे हैं। 2 3 4 5, उसके बाद 3d है। तीसरे आवर्त की बात होगी सर, तो तीसरे आवर्त में डी ब्लॉक आ जाता है। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 इलेक्ट्रॉन, डी खाली है। तो प्रथम दृष्टि में यह लग रहा है कि फास्फोरस जो है वो 3 अपनी ऑक्सीकरण संख्या दर्शा रहा है, तो -3 होती ही है। ऑक्सीकरण संख्या ये 3 दर्शा रहा है। और ऑक्सीकरण संख्या के बारे में अगर हम प्रीवियस लेक्चर में ज्यादा नहीं बोले हैं तो हम आपको बता दें, इसका मतलब होता है सहसंयोजक बंधन कितना बना सकता है, लेकिन कितना इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर सकता है। लेकिन इसको इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जो एक्साइटेड स्टेट है, ऑक्सीकरण संख्या कब मिलती है बाबू, एक्साइटेड स्टेट में। और जब एक्साइटेड स्टेट यानी जो उत्तेजित अवस्था होती है वो परमानेंट नहीं होती, वो टेम्पररी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक टाइम के बाद वो इलेक्ट्रॉन वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, पुनः अपने पुरानी स्थिति में, पुरानी अवस्था में वो वापस से चला आएगा। बोला ठीक सर। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये है बाबू, समझोगे बात को, कि अगर ये अभी 3 शो कर रहा है, हल्का सा इसको एक्साइट कर दें, हल्का सा इसको उत्तेजित कर दें, तो इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। हम यहां लिख दें एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड अवस्था में क्या दिखेगा, एक्साइटेड स्टेट में यही 3s अभी भी वही 3p है सर, अभी भी वही 3d है ना, 3d एंड 3p। बट फर्क यह दिखेगा कि s वाले से 2 गो था बाबू, फर्क यह दिख रहा है कि s वाले से 1 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, गायब होकर के अयुग्मित हो जाएगा और कहां चला जाएगा, डी वाले में। और तब ये कितना शो करने लग जाएगा, 5। अब ये जब बंधन बनाएगा तो उसमें 3 भी शो करेगा और 5 भी। हम जैसा देख पा रहे हैं कि ये अपने बंधन में 3 भी शो कर रहा है और 5 भी। जबकि नाइट्रोजन जो है, देखो ध्यान से, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑर्बिटल निरूपण, उत्तेजित अवस्था, स्पष्ट है। हम देखो क्या लिख रहे बुआ, स्पष्ट है कि फास्फोरस सामान्य अवस्था में 3 और उत्तेजित अवस्था में क्या करता है, और उत्तेजित अवस्था में कितनी की, 5 की ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। उत्तेजित अवस्था में 5 की ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है, जिस कारण
PCl3 और PCl5 दोनों बनता है। क्या इस बात का जस्टिफिकेशन हम कर दिए? 100% किए बाबू, है ना? अच्छे से हो गया है जस्टिफिकेशन भाई। ठीक। अब जो दूसरा बात उसमें कहा कि NCl3 बनाता है, वो NCl5 नहीं बना रहा, वो क्यों? हम बोलेंगे नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है भाई? 7। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 1s2 2s2 2p3। सही है। इसका ऑर्बिटल निरूपण किसका भाई? नाइट्रोजन का सर। कैसा होगा? 2s एंड 2p। इसमें 2d नहीं होगा बाबू। हम सब जानते हैं कि दूसरे आवर्त में डी ब्लॉक नहीं है, पता है ना? ठीक। दूसरे आवर्त में डी ब्लॉक नहीं होते। तो अब यहां पर एस में 2 हैं और पी में 3 है। अगर एक्साइटेड स्टेट को देखो, अभी यहां 3 है तो 3 तो ये शो कर दिया बाबू, है ना? लेकिन जब उत्तेजित अवस्था की बात हुई एक्साइटेड स्टेट में, ये सब कॉपी में मेंशन करना पड़ता है ना, इसे ये काम कर देंगे, निष्कर्ष लिख देंगे, फिर नाइट्रोजन के बारे में चर्चा होगी 2 लाइन छोड़ करके ये लिखेंगे, क्योंकि इसमें हम हर एक बात क्लियर करेंगे। परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑर्बिटल निरूपण, उत्तेजित अवस्था एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में भी ध्यान दीजिएगा बाबू, 2s 2p। एक्साइटेड स्टेट में भी अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल भी जाए, अयुग्मित होगा, अगर अयुग्मित होगा भी तो कहां जाएगा? इसके पास तो डी ब्लॉक है ही नहीं। और क्या लगता है आपको कि यहां से निकल के पी ब्लॉक में जाएगा? तो भाई यहां से अयुग्मित करके दूसरे को युग्मित करेगा तब भी तो कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। तो हम ऐसे बोलेंगे कि नाइट्रोजन के पास क्योंकि डी ब्लॉक अनुपस्थित है, क्योंकि नाइट्रोजन दूसरे आवर्त में है, इसमें कोई भी डी ब्लॉक का तत्व, सॉरी डी ब्लॉक ऑर्बिटल नहीं है, जिस वजह से इसके इलेक्ट्रॉन का, इस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन का अयुग्मन नहीं हो पाता है, और जिस वजह से ये अपने ऑक्सीकरण संख्या 3 के अतिरिक्त और कुछ नहीं दर्शा पाता और केवल NCl3 बनाता है। ये जो बात अभी हम बोला, क्या आप इसको लिख सकते हैं? जो बात अभी हम बोला, क्या हम कह रहे हैं? एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, आप इसको लिख दीजिएगा। इतना लिखने के बाद आप नीचे में लिखिएगा कि नाइट्रोजन द्वितीय आवर्त का तत्व है और द्वितीय आवर्त में डी ब्लॉक की अनुपस्थिति होती है, जिस कारण से नाइट्रोजन में एस ब्लॉक से जब इलेक्ट्रॉन का अयुग्मन होता है तब भी वह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहीं जा नहीं पाता है, जिस वजह से एस ब्लॉक में अयुग्मन नहीं हो पाएगा। जो हम अभी बोला कि अयुग्मन होता है, ये समझाने के लिए आपको बोला, है ना? तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि डी ब्लॉक की अनुपस्थिति के कारण एस ब्लॉक से, एस ऑर्बिटल से कोई भी इलेक्ट्रॉन का, एस ऑर्बिटल से किसी भी इलेक्ट्रॉन का अयुग्मन नहीं हो पाता। जबकि जबकि यहां देख रहे थे बाबू, इसमें क्या बता रहा था? फास्फोरस जो है वो तीसरे आवर्त है और तीसरे आवर्त में डी ब्लॉक मौजूद होता है। अब बोलोगे सर फोटो में तो तीसरे आवर्त में डी ब्लॉक नहीं आ रहा था। आ रहा था बाबू, N-1 करके। अब पढ़ेंगे जब हम लोग तो वहां हम लोग बात जानेंगे, ठीक है ना? वहां हम लोग अच्छे से जानेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो अगर हम ये चीजों को देखें कि फास्फोरस के बारे में बोल रहे थे अभी हम, कि फास्फोरस में क्या है? तीसरे आवर्त है। तीसरे आवर्त में डी ब्लॉक का इंटरसेप्ट करना शुरू कर देता है N-1 से। N-1 N-2 आप देखोगे आगे कि उसका जब बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे ना डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में, तब वहां देखिएगा कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तब आपको जाकर सब कुछ समझ में आएगा। N-1 होता है। N-1 का मतलब अगर आप चौथे आवर्त में है तो N-1 तीसरे की बात करोगे, इसलिए हम अभी तीसरे आवर्त बोल रहे हैं। तो तीसरे आवर्त में डी ब्लॉक होता है। फिलहाल अगर आपको लग रहा है तीसरे आवर्त में डी ब्लॉक कैसे आ रहा है, तो आप ऑफ बाउ वाला अगर आपको ध्यान हो तो 1s को अकेला रखते हो, 2s को 2s 2p लिखते हो, 3s को 3p और 3d भी लिखते हो अगर आपको ध्यान हो तो। क्यों लिख रहे हैं 3d? क्योंकि तीसरे में डी की एंट्री हो जाती है। तो तीसरे आवर्त में डी ब्लॉक के होने के कारण उत्तेजित अवस्था में फास्फोरस में एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन का अयुग्मन हो सका, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के खाली घरों को भरता है और अपने ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि कर देता है। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि मतलब सह संयोजक वाले गुणों में वृद्धि, यानी त्याग करने वाले गुणों में वृद्धि, जो कि ये बताएगा क्षणिक है, टेम्पररी है,
सहसंयोजक जो ये गुण आ रहा है ये टेम्पररी होगा। ठीक, तो ये आप मेरे ख्याल से लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ा जाए टॉपिक को आगे लेते हुए, है ना। और जितना भी टॉपिक हम लोग डिस्कस किए हैं, इसी तरीके से हम लोग अगला क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकते हैं बाबू। क्या है वो क्वेश्चन? है अगला कि PCl5 ज्ञात है, ज्ञात है, लेकिन लेकिन BiCl5 नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों सर? ये तो गलत बात है सर। PCl5 बन गया लेकिन BiCl5 नहीं बना, ऐसा क्यों सर? इसके पीछे क्या कारण आप दीजिएगा सर? हर काम के पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा। एकदम है। फास्फोरस, फास्फोरस का अभी अभी चर्चा हो चुका है कि PCl5 क्यों गया था, वही वाला बात यहां रखने वाले हम कि फास्फोरस तीसरे आवर्त का तत्व है और तीसरे आवर्त में डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक मौजूद है। इसका मतलब है कि फास्फोरस आसानी से अपने एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन का अयुग्मन करेगा और अयुग्मन करने के बाद वो उसे आसानी से डी ब्लॉक में भेज देगा। यानी फास्फोरस अपने ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि करेगा, जिस वजह से PCl5 बनेगा। मतलब ऑक्सीकरण संख्या 5 है तो वो 5 क्लोरीन को लेकर आ सकता है और 5 क्लोरीन आएंगे, आकर के फास्फोरस से जुड़ जाएंगे। बोला सर बहुत शानदार, ये तो एकदम इजीली समझ में आ गया। एक कलाबंद बनाएंगे सहसंयोजक में और सब आकर के जुड़ गए आपस में, मतलब बहुत अच्छे। लेकिन BiCl5 नहीं बनेगा सर, ऐसा क्या बात हो गया? तो उसके पीछे का कारण देखो और समझो, समझो। टॉपिक कोई भारी नहीं है। हम लिख रहे हैं कि ये हमको पता है, हम जानते हैं कि फास्फोरस तृतीय आवर्त का तत्व है। क्या आप जानते थे? सब एकदम जानते हैं सर, ग्रुप 15 है सर, यही तो अपना टॉपिक ही चल रहा है। तो हम जानते हैं कि फास्फोरस तृतीय आवर्त का तत्व है। सही, हमने हाँ सर। इसके बाह्यतम कक्षा, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2 3p3 है। सही है। इतना लिखने के बाद अब हमको इसका ऑर्बिटल निरूपण दर्शाना है। ठीक, चलिए सर, ऑर्बिटल निरूपण 3s2 3p3 और उसके बाद बाबू डी ब्लॉक भी तो तैयार हो जाएगा इसका, 2 3 4 5, 3s 3p एंड 3d। एस में 2 घर है, 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितने बाबू? 3, 3s एंड 3p। बहुत शानदार, ये हुआ ऑर्बिटल निरूपण। लेकिन लेकिन फिर हम लिखेंगे कॉपी में क्या आगे, लेकिन उत्तेजित अवस्था में, उत्तेजित अवस्था में, उत्तेजित अवस्था में क्या होगा? चलिए चेक कर देते हैं। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है सर? अरे तुम खुद देख लो क्या होता है। 1 2 3, 2 3 4, 3d 3p 3s। उत्तेजित अवस्था में इसका s ऑर्बिटल अपने एक इलेक्ट्रॉन का अयुग्मन करता है। वो एक इलेक्ट्रॉन कहां करके बैठ जाते हैं? 3d में। और इस प्रकार से इनकी संयोजकता या ऑक्सीकरण संख्या ना, इसकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या इस समय कितनी की हो जाती है? 5 की। और यहां पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी की थी? है ना। तो अब हम इसमें लिखेंगे, ये सब लिखना है ना बाबू, ये सब लिखना है। ये सब कॉपी में, किताब में, फेयर कॉपी में ये सब आंसर ऐसे मेंशन नहीं होते।
बट एक स्टूडेंट होने के नाते, एक टीचर होने के नाते, आई एम ऑल्सो लर्नर यार, हम भी सीख ही रहे हैं अभी। तो होने के नाते जो हम पसंद करते हैं चीज को, मतलब हम अपना नजरिया कर देखें, अगर हम कॉपी चेक कर रहे हैं तो ये राइटिंग स्किल किसी सीखने वाले बंदे की होती है, ये कोई सीख रहा है। और जब कोई सीख रहा होता है ना बाबू, तो वो चीजों को और अच्छे तरह से इल्यूस्ट्रेट करने पर ज्यादा बल देता है कि इसे हम और अच्छे से इल्यूस्ट्रेट कर सकते हैं और अच्छे से इसकी हम व्याख्या कर सकते हैं। क्या व्याख्या है सर? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑर्बिटल निरूपण, एक्साइटेड स्टेट। और अब हम लिखेंगे कि इससे हम समझ में आया, इससे यह ज्ञात हुआ कि फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या 3 एवं 5 दोनों है, प्लस में है ना, ऑक्सीकरण संख्या से केवल प्लस में होती है, ये भी हम अपने प्रीवियस लेक्चर में बोले होंगे। 3 एवं 5 दोनों है, जिस कारण, अगर 5 वाला ही सवाल है, 5 के लिए है ना, जिस कारण यह PCl5 बनाएगा। बनाएगा, स्वाभाविक है बाबू, ठीक है ना। और इसके पीछे कारण भी हम लोग सीख गए। तो सर जब ये बनाएगा तो BiCl5 क्यों नहीं बनाएगा? अब हम किस पे विचार करेंगे? BiCl5 पर करेंगे विचार। तो किस आवर्त में है चेक करें। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक सब बीमार। पहले दूसरे आवर्त से शुरू होते हैं, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठा आवर्त। हम लिखेंगे क्या कि जो बिस्मिथ है, Bi कौन होता है बाबू? बिस्मिथ, मालूम है? बिस्मिथ छठे आवर्त, छठे आवर्त का तत्व है, जिसके जिसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास छठे आवर्त में है ना, 6s2 6p3 है। अब हम लोग इसका ऑर्बिटल निरूपण करेंगे, है ना, जैसे इसमें कहते हैं 6s2 6p3 है, 3s2 था ना, वहां यहां के लिखेंगे 6s2 6p3, उसका लिखेंगे ऑर्बिटल निरूपण। तो इसका ऑर्बिटल निरूपण जब हम करेंगे तब हमको दिखेगा, ये हो गया बुआ 6s, और फिर बाबू ये हो गया 6p। p में कितना बाबू? 3, एक ही घर में है, एक ही वर्ग में है। 11th में हम ये सब अच्छे से पढ़ाए हैं, 11th में हम लोग इसको इतना अच्छे से पढ़े हैं, हुंड वगैरह के नियम को, कि मतलब पूरे के पूरे एलिमेंट के बारे में पढ़े थे, है ना। 6s2 6p3, और उसके बाद बाबू 6d भी होता है इसके पास, इसके पास 6f भी होता है, 2 3 4 5 6 7। खैर हमको उतना जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम बस आपको बता रहे हैं, तो ये सब इसके पास है ना। अब ये तो हुआ इसका ऑर्बिटल निरूपण। इसके बाद हम लिखते हैं एक्साइटेड स्टेट। बट ऑर्बिटल निरूपण से हमको ये पता चल चुका है कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है? 3 लिख देंगे, ऑक्सीकरण संख्या यहाँ 3 है, ठीक है। सहसंयोजक आबंध बनाने की जो क्षमता है वो 3 तक तो है। लेकिन जब हम एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट, तब क्या दिखता है? सर उत्तेजित अवस्था के लिए आप फिर से डब्बा बनाए थे सर, बना दिया। डी ब्लॉक 2 3 4 5, एफ ब्लॉक 2 3 4 5 6 7, 6f दिख रहा है ना, कटना नहीं चाहिए स्क्रीन भाई। 6d, और ये हो गया बाबू 6p, ये हो गया 6s। तो s में तो 2 है और p में 3 है। अब जैसे ही उत्तेजित किया हमने, तो सर थोड़ा देर पहले वाले लेक्चर में आपने बताया कि उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन s से निकलते हैं, p में चले जाते हैं, d में चले जाते हैं, अगर हो d। तो सर इसके पास भी तो d है, f है, चला जाएगा। तो फिर टॉपिक आ जाएगा लेक्चर 1 का लास्ट वाला, जिसका नाम था इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव। क्या होता है अक्रिय युग्म प्रभाव? सर ये बताता है कि हम हो करके भी किसी काम के नहीं है, क्योंकि मेरा साइज बड़ा है। साइज बड़ा होने से 6s से इलेक्ट्रॉन को निकलना और निकल करके d के इस घर को भर पाना इम्पॉसिबल सा है, नामुमकिन सा है। उत्तेजित अवस्था में भी ये s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलकर d में नहीं प्रवेश कर पाते, ऐसा
अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण होता है। अतः हम कह सकते हैं कि BiCl पांच ऑक्सीकरण संख्या नहीं दर्शाता, केवल 3 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता। जिस वजह से ये BiCl5 तो किसी भी कीमत पे नहीं बना रहा। क्या बना रहा है? BiCl3। देखो ध्यान से, नाइट्रोजन भी अगर होता तो वो बनाता NCl3, बट नाइट्रोजन के साथ अक्रिय युग्म प्रभाव नहीं है। नाइट्रोजन के साथ है कि उसके पास d ऑर्बिटल है ही नहीं, और इनके पास d ऑर्बिटल है, फिर भी ये 5 ऑक्सीकरण संख्या नहीं दर्शा रहे। ऐसा इनमें साइज बढ़ने के कारण होता है। साइज बढ़ने का मतलब, सर ये छठे आवर्त में बैठे पड़े हैं, सर ये छठे आवर्त में है। और हम पढ़े हैं प्रीवियस लेक्चर में कि जैसे जैसे हम किसी एक वर्ग में आवर्त की संख्या बढ़ाते हैं, अर्थात ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो परमाणविक त्रिज्या बढ़ती जाती है, परमाणु का साइज बड़ा होता है। साइज बड़ा होने से s ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिससे कि इसका इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होकर के डी ब्लॉक में नहीं पहुंच पाता, यानी इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं हो पाता। अयुग्मन नहीं हो पाने के वजह से ऑक्सीकरण संख्या 3 तक ही महदूद लिमिटेड रह जाती है, 5 तक नहीं पहुंच पाती है। और इस प्रकार हम कहेंगे कि BiCl5 नहीं बनेगा। ये जो कथन अभी हम बोला है, क्या आप इस कथन को लिख सकते हैं? ऑब्वियसली लिख सकते हैं। नहीं लिख पाएंगे तो वीडियो को आप आगे पीछे करेंगे, रिवाइंड करेंगे, बट ये जो कंटेंट राइटिंग है ये जरूर होना चाहिए, कंटेंट राइटिंग जरूर होना चाहिए। यहां पे लिख लेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण S तथा P ऑर्बिटल, सॉरी S तथा P नहीं, D ना बाबू, S तथा D ऑर्बिटल की दूरी बढ़ जाती है ना, ध्यान रखना है। और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं हो पाता। ये बात आपको लिख लेना है, लिख लेना है। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए बाबू, लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा याद से, और लिख लीजिएगा। नाइट्रोजन की क्रियाशीलता फास्फोरस से कम है, क्यों? क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की क्रियाशीलता फास्फोरस से कम है क्यों? ठीक है, नाइट्रोजन की क्रियाशीलता फास्फोरस से कम है क्यों? भाई सारा तो इस तरह से जो जो प्रश्न होते हैं ना, इसका सभी का जवाब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में छुपा होता है। कैसे? नाइट्रोजन जो है, उत्तर में आ जाइए भाई, दक्षिण में मत जाइएगा। उत्तर में है कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 है बाबू, 1s2 2s2 2p3, मालूम है हम सबको? ठीक सर। और इसके कारण हम इसका, देखो बाबू, 1s2 2s2 2p3, हम अगर इसका बाह्यतम कक्षा का ऑर्बिटल निरूपण यहीं पे कर दें तो दिक्कत हो जाएगा बाबू। 2p3 1 2 3, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है भाई? 3। इनका जो p उपकक्षा है वो अर्धभरित है, मालूम है ये बात? और अर्धभरित के बारे में लॉजिक मालूम है? या तो कहता है कि हमको पूरा भरो, या तो कहता है हमको आधा भरो। आधा भरो भी बहुत ही टाइट बंधन रख रहा होता है ना, क्योंकि सबके पास एक एक है, सबके पास एक एक है। इसका मतलब है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो होते हैं ना, वो भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, ध्यान रखिएगा इसका।
पी सबशेल अर्धभरित है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात करेंगे किसकी बाबू, फास्फोरस की। पहले दोनों को ऊपर लिखेंगे फिर चर्चा शुरू होती है ना। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फास्फोरस 15 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 2 2 4 6 10 2 12 3 15। इसके बाह्यतम कक्षा में ये देखिए यही है 2 3p3 है, 1 2 और 3, और 3d इसमें आ जाता है 2 3 4। ठीक, बोलोगे सर इसमें भी हाफ फील्ड है, बेशक हाफ फील्ड है, लेकिन हाफ फील्ड तो है ही है सर, लेकिन है ना इसमें जुड़ा हुआ, इसमें डी ऑर्बिटल की मौजूदगी के कारण आसानी से, बहुत ही आसानी से एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो जाता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नाइट्रोजन की जो क्रियाशीलता होगी वो फास्फोरस से कम होगी, क्योंकि ये तुरंत ही 3 में नहीं जुड़ेगा कोई। सपोज कि क्लोरीन 5 गो आया, इस 5 क्लोरीन से बोलेगा नहीं हम जब भी जाएंगे तो 5 के साथ जाएंगे, 5 क्लोरीन। तो नाइट्रोजन बोलेगा देख भाई मेरे पास 3 ही है, अरे यार हो जाए यार, इसको बोलेगा एडजस्ट कर ले। एडजस्ट होगा तब ना जब बगल में कोई रूम हो, बगल में कोई ऐसा रूम मौजूद है नहीं। उतने में फास्फोरस बोलेगा भाई ऐसा है कि देख मेरे पास ऑलरेडी कमरा है, और देख मेरे पास अयुग्मित, अकेला कोई नहीं जाएगा, देख मेरे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3। तो बोलेगा नहीं हमको 5 चाहिए, बोला ले देख 5 भी है। कब कब एक्साइटेड स्टेट। कब भाई, ऐसा कब हो सकता है ना। तो उत्तेजित अवस्था में ये 3 और 5 दोनों ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है, जबकि ये केवल 3 ही दर्शा रहा होता है, जिस वजह से हम कहेंगे कि फास्फोरस हर हाल में नाइट्रोजन की तुलना में ज्यादा अभिक्रियाशील होगा। वो 3 नहीं तो 5 से रिएक्शन करिए लेगा, और नाइट्रोजन बाध्य है 3 के लिए। आ रही है बात समझ में। चलिए इसको लिखते क्या है वो समझिएगा। इसमें लिखना होगा कि नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल अर्धभरित है, अर्धहरित है, हाफ फील्ड है, जो इसे अस्थायित्व प्रदान करता है, स्टेबिलिटी देता है, साथ ही द्वितीय आवर्त में होने के कारण इसका अपना डी ब्लॉक या डी ऑर्बिटल, ब्लॉक से अच्छा ऑर्बिटल रहेगा, इसका अपना डी ऑर्बिटल नहीं है। परिणामतः इसका इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल से एक्साइटेड स्टेट में अयुग्मित नहीं हो पाता है। अतः यह केवल +3 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है, ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। सही है बात, कोई बड़ी बात नहीं सर। और इसको लिखेंगे कैसे, ये एक राज की बात हो जाएगी, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो आपको दिक्कत होगा। आपको हंसी आ रहा है, क्या बोलोगे कि भैया आप ये क्या कर दिए यार, पहले बोल देते, हम तो पहले नोट कर लिया। हम बता देते हैं। हम बता देते हैं भाई, बताना ये है हमको कि ये जो नाइट्रोजन का जो लिखे हो
इसके बाद इसको लिखना है, ठीक। ये सब भी हम यूट्यूब पे सीखे हैं कि ऐसे ही करते हैं वो लोग भी। इससे पता चल जाता है कि पढ़ने वाले कौन है और उनके ऑफलाइन बैच में कितने ऐसे हैं जो बस उड़े जा रहे हैं ना। तो यहाँ पे नाइट्रोजन वाला ये देख लेना है और इसके बाद इसको मेंशन करना है। फिर फास्फोरस की बात होगी, फिर फास्फोरस का चर्चा करेंगे। क्या लिखेंगे वो ध्यान सुनो बाबू। लिखेंगे फास्फोरस का भी, क्योंकि ये मन में विचार आ गया होगा। अगर आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो आपके मन में ये विचार अब तक आ चुका होगा कि सर फास्फोरस में भी तो अर्धभरित इलेक्ट्रॉन है, पी ऑर्बिटल उसमें भी तो 3 को भरा हुआ है सर, तो वो भी तो स्टेबल है, स्टेबिलिटी देता है। लिखे थे ना अभी, अस्थायित्व पर यही ना स्टेबिलिटी है बाबू, अस्थायित्व का मतलब स्टेबिलिटी। तो अब जवाब सुनो ध्यान से। फास्फोरस का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सॉरी, ये सब लिखने के बाद ना ये डाल देंगे, उसका लिखेंगे फास्फोरस का भी पी ऑर्बिटल अर्धभरित है, अर्धभरित है। अर्धभरित है तो मतलब ये भी आसानी से 3 का ऑक्सीकरण संख्या रखेगा, लेकिन अस्थायित्व प्रदान नहीं कर रहा। मतलब यह तृतीय आवर्त में है, जिस कारण डी ऑर्बिटल की मौजूदगी इसका एस ऑर्बिटल उत्तेजित अवस्था में, एक्साइटेड स्टेट में, उत्तेजित अवस्था में, एक्साइटेड स्टेट में अयुग्मित होकर +5 ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है। अब हम देख सकते हैं कि ये केवल +3 पे नहीं हटा, अतः यह +3 और +5 दोनों ऑक्सीकरण संख्या, एक मिनट, दोनों ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करेगा। और इट इज ऑब्वियस ना कि ये +3 भी रखेगा, +5 भी रखेगा, मतलब ये हुआ बाबू कि ये ज्यादा बंधन बनाएगा। जो ज्यादा बंधन बनाएगा वो ज्यादा क्रियाशील होगा, फास्फोरस ज्यादा क्रियाशील हो जाएगा। तो फास्फोरस की क्रियाशीलता ज्यादा है, इसके पीछे क्या कारण है? तुरंत जवाब देंगे सर, फास्फोरस की क्रियाशीलता ज्यादा है क्योंकि फास्फोरस +3 और +5 दोनों ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। बट कॉपी में सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, उसमें बताना होगा +3 कैसे नॉर्मल, +5 कैसे उत्तेजित। नाइट्रोजन केवल +3 दिखलाता है, +3 ही क्यों? क्योंकि सर इसके पास डी ऑर्बिटल इल्ले है ही नहीं, इसीलिए। स्क्रीनशॉट लो। अब अगर एक सवाल हम यहां पर दे दे बाबू, हमको लगता है अब आप इसका आंसर कर लेंगे अपने से। नाइट्रोजन केवल ट्राइक्लोराइड, नाइट्रोजन केवल ट्राइक्लोराइड क्यों बनाते हैं? क्वेश्चन मार्क। ट्राइक्लोराइड नाइट्रोजन यानी NCl3 क्यों बनाता है, पेंटाक्लोराइड क्यों नहीं बना रहा? ये सवाल हो गया। अरे मेरा शर्ट, इसी से टी शर्ट ही अच्छा रहता है। ये सब कॉलर जो होता है, ये सब ऐसा फ्री कॉलर है कि तो ऐसे रहना चाहिए इंसान की तरह, खराब लगता है ना वो। हाँ, तो नाइट्रोजन केवल ट्राइक्लोराइड क्यों बनाते हैं? क्यों बनाते हैं? क्या हम लोगों के बीच में बातें हो गई हैं? हम तुमसे पूछ नहीं सकते थे, तुम कमेंट भी नहीं कर पाओगे।
मेहनत लगता है। तो हमको लगा कि स्क्रीन पर ये शो कर दिया जाए कि नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड ही बनाएगा। उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि नाइट्रोजन, ये बात हम लिखेंगे, ये सब लिखने के बाद हम ये बात लिखेंगे कि नाइट्रोजन द्वितीय आवर्त का तत्व है और दूसरे आवर्त में होने पर जब हम इसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो इसके बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में केवल 3 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित हो रही होती है, क्योंकि युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 ही होती है। और क्योंकि ये द्वितीय आवर्त में है जहां कोई डी ब्लॉक का तत्व, डी ब्लॉक है ही नहीं, डी ऑर्बिटल है ही नहीं, डी ऑर्बिटल के अनुपस्थिति के कारण ये 3 के अतिरिक्त और कोई भी ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित नहीं कर पाता है। क्यों सर? क्योंकि इसके इस ऑर्बिटल का मौजूद इलेक्ट्रॉन का अयुग्मन नहीं हो पाता है, ये हम यहां बोले थे लिखने के लिए। इस वजह से ये केवल ट्राइक्लोराइड बनाएगा। इसके बाद ये बन जाएगा, जो बात अभी हम बोला वो लिखा जाएगा, उस क्वेश्चन में आप मेंशन करेंगे सर। ये अभी हम, ये कौन सा है भाई? अच्छा, नाइट्रोजन की क्रियाशीलता फास्फोरस से कम है। ठीक है, ये जवाब भी सही है। और अगर बंधन के रूप में जवाब दोगे तो इसको तुम क्या लिखोगे? देखो ऐसे भी लिख सकते हो कि नाइट्रोजन में त्रिआबंध पाया जाता है। नाइट्रोजन में कौन सा बंधन पाया जाता है? त्रिआबंध। ध्यान दो, ध्यान दो। नाइट्रोजन का बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। ऐसे जानो, 7 होते हैं तो 2,5 होता है ना बाबू, तो 5 हो गए। तो दूसरा नाइट्रोजन भी होगा, वो बाहर में लुईस बिंदु संरचना बोलते हैं इसको, क्लास 10th में पढ़े होगे। तो 5 और 3 8, 5 और 3 8, तो कितने का साझेदारी करता है? 3 का। तो नाइट्रोजन में त्रिआबंध पाया जाता है। तो अगर इसको रिएक्शन करना है किसी से अभिक्रिया करनी है तो उसको पहले ये बंधन को तोड़ना पड़ेगा, फिर ये बंधन को तोड़ना पड़ेगा, फिर ये बंधन को तोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब कि बहुत मेहनत है, तब जाकर नाइट्रोजन मुक्त होंगे, तब जाकर ये किसी से रिएक्शन करेगा। लेकिन फास्फोरस जो है ना, वो P4, वो एक दूसरे से कुछ, हमको वो फोटो बनाने नहीं आ रहा है इनका, वो फोटो एक P यहां पर भी होता है बाबू, ऐसे करके जुड़े हुए होते हैं, एक एक बंधन से एक एक आबंध। फास्फोरस में एकल आबंध, आप किताब में फोटो देख लीजिएगा उनका। अरे यार, ऐसा कुछ होता है बाबू, कितना समझाएंगे हम यार, ऐसी कुछ होता है बना हुआ, ठीक है ना? तो उसमें एकल आबंध होते हैं, इसमें त्रिआबंध है, इसमें एकल आबंध होते हैं। एकल आबंध को तोड़ना ज्यादा आसान है त्रिआबंध की तुलना में, इसलिए भी हम फास्फोरस को ज्यादा क्रियाशील, नाइट्रोजन को कम क्रियाशील मानते हैं। ये चर्चा जो हम करवाए थे इस क्वेश्चन में, क्या आप उसके साथ नीचे, इसके साथ नीचे में नोट करके नहीं लिख सकते हो कि नाइट्रोजन में त्रिआबंध की मौजूदगी है, 3 आबंध को तोड़ने में ऊर्जा का इन्वेस्टमेंट, अरे बोलो, ज्यादा है। फास्फोरस में एकल बंधन है, अरे भाई फास्फोरस में एकले बंधन है, एके बंधन है, एके बंधन है, फास्फोरस में एकल बंधन है, जिस वजह से इसे तोड़ने में नाइट्रोजन की अपेक्षा कम ऊर्जा का इन्वेस्टमेंट होगा। क्योंकि ऊर्जा का इन्वेस्टमेंट कम, इसलिए बहुत जल्दी ये फ्री, जो बहुत जल्दी फ्री वो बहुत जल्दी एक्टिव। ठीक बात, ठीक बात, समझ गया, समझ गया, समझ गया। उसके बाद बाबू ये वाला क्वेश्चन जिसका रेफरेंस हम अभी आपको बता दिया है लिखने के लिए, और फिर हम अगला क्वेश्चन की ओर भागेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, PH3 फॉस्फीन, इसको क्या बोलते हैं सर? फॉस्फीन, याद रखिएगा। फॉस्फीन का क्वथनांक, क्वथनांक अमोनिया NH3, अमोनिया से कम है बट क्यों? यही तो सवाल है, क्यों? विज्ञान, साइंस, क्यों? सर क्यों क्यों करते करते तो सर पूरा साल गुजर गया सर। साल गुजरा, अगर आगे पढ़ाई लोगे बाबू तो जिंदगी भर क्यों पे ही रहोगे। और अच्छा है, खोजी तो बनना ही चाहिए। फॉस्फीन का क्वथनांक अमोनिया से कम है। फॉस्फीन का क्वथनांक तो कम होगा ही, क्योंकि क्योंकि फॉस्फीन में फास्फोरस है, फॉस्फीन में फास्फोरस है, थोड़ा सा गर्म किया नहीं कि इसका इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन थोड़ा डी ऑर्बिटल में भाग जाएगा, तो ऑक्सीकरण संख्या 3 नहीं तो 5 हो जाती है, तो टूट गया। और नाइट्रोजन थोड़ा मजबूती से पकड़ा रहेगा, क्योंकि
इसमें डी ऑर्बिटल है नहीं, पी का अर्धभरित होना। दो कारण देंगे, दो कारण देंगे। फॉस्फीन का क्वथ नांक नांक अमोनिया से कम है ना। इसके दो प्रमुख कारण हैं, दो प्रमुख कारण हैं। अच्छा, दो प्रमुख कारण इसके हैं। कारण नंबर ए, अब एक तरफ फॉस्फीन रख दिया, एक तरफ अमोनिया रख दिया, अब दोनों को गर्म किया। जैसे ही गर्म किए, फॉस्फीन कमजोर पड़ गया उसका बंधन, क्योंकि गर्म करने मींस एक्साइट किया। जैसे ही एक्साइटेड किया, जैसे ही उत्तेजित किया, फॉस्फीन का फास्फोरस अपनी वृहत ऑक्सीकरण संख्या दर्शाने के कारण, मान लो कि वो यहां पर 3 से है ना जुड़ा हुआ, यानी इसका मतलब ये अभी क्या दर्शा रहा था, +3। गर्म किया, ये तुरंत +5 दिखलाने लग गया, जिस वजह से ये बंधन कमजोर हो गया और टूट गया। यानी पहला देंगे फॉस्फोरस +3 एवं +5 दोनों ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। यहां पर क्या दर्शा रहा है, +3 का ना बाबू। उत्तेजित करने पर यह +5 की ऑक्सीकरण संख्या, ये क्या बना रहे थे हम, +5 की ऑक्सीकरण संख्या दर्शाने लग जाता है, जिससे PH3 आबंध मजबूत होगा कि कमजोर, बोलो यार, कमजोर हो जाता है। आबंध कमजोर हो जाता है, और आबंध कमजोर होगा, टूटेगा, तभी ना क्वथनांक का कॉन्सेप्ट आएगा। मालूम है, आबंध टूटते हैं, फिर बॉयल होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, पढ़ा है ना। अब वो उछल कूद मचाता है, तब पढ़े हम लोग। और दूसरा दूसरा कारण इनसे जुड़ा हुआ देंगे, अमोनिया। अमोनिया किससे जुड़ा हुआ, कि नाइट्रोजन केवल केवल +3 ऑक्सीकरण संख्या ही दर्शाता है, ऑक्सीकरण संख्या ही दर्शाता है। यानी ये आसानी से अपने हाइड्रोजन को छोड़ेगा नहीं, साथ ही आधा भरा हुआ p ऑर्बिटल, अर्धभरित p ऑर्बिटल, इसे इसे स्टेबिलिटी देता है, अस्थायित्व, इसे अस्थायित्व प्रदान करता है, स्टेबिलिटी देता है, प्रदान करता है। अतः NH3 आबंध टूटेगा नहीं, अतः NH3 का क्वथनांक, कारण लिख रहे थे ना, तो यहां पे ये बात नहीं लिखना, यहां पर अच्छा ही लगेगा। तो नाइट्रोजन केवल +3 ऑक्सीकरण संख्या ही दर्शाता है, साथ ही अर्धभरित p ऑर्बिटल से इसे अस्थायित्व प्रदान करता है। ये दो कारण हम दे रहे हैं किसके लिए, PH3 का क्वथनांक NH3 से कम है। जिसका बंधन जल्दी टूटेगा, फिर से, जिसका बंधन जल्दी टूटेगा, सुन रहे हो, उसका क्वथनांक उतना कम होगा। जिसका बंधन देर से टूटेगा, उसका क्वथनांक उच्च होगा। एक प्लेट में लोहा का टुकड़ा, एक प्लेट में बर्फ, बताओ किसका क्वथनांक ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, लोहा का। उसके आबंध को, लोहा को, जो ठोस अवस्था है, पहले वो गर्म होगा तो द्रव में, फिर गर्म होगा तो गैस में। मालूम है ना, ठोस है, गर्म होगा तो द्रव में। अब द्रव के अणु को गर्म करते रहोगे, तब जाकर के उसका बंधन कमजोर होगा। कमजोर होने के बाद वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, और फिर वहां जाने के बाद जब दोनों बराबर होगा, तब क्वथनांक आएगा। फिर बाद में अवस्था परिवर्तन एंड गैस बनना। ये पूरी प्रक्रिया ध्यान रखें। और जो बर्फ रखा हुआ तो उसका क्या हुआ,
थोड़ा सा हीट और तुरंत बॉईल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो नाइट्रोजन केवल +3 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाएगा, एक कारण ये है इसका अर्धभरित पी ऑर्बिटल का होना। और फास्फोरस जो है 3 और 5 दोनों दर्शाता है, यहाँ 3 दर्शा रहा था, हीट किया 5 हुआ, बंधन कमजोर, टूट गए, अलग हो गए। ये 2 पॉइंट हो गए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू इसका भी। एक क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन तो अभी है एक दो गो, लगता है 3 लेक्चर बन जाएंगे क्योंकि ये भी 40-50 मिनट हो ही गया है। ट्राई हैलाइड की तुलना में पेंटा हैलाइड अधिक सहसंयोजी होते हैं। क्यों अधिक सहसंयोजी होते हैं, क्यों, ये क्वेश्चन हो गया ना। तो इसके टर्म को पहचानेंगे, बात क्या हो रहा है। ट्राई हैलाइड, हैलाइड यानी हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। देखो भाई, हैलाइड हो गया, ट्राई है, ट्राई है, 3 3 3 3 3। पेंटा हैलाइड, हैलाइड तो मालूम ही हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। पेंटा 5। अधिक, ज्यादा, सहसंयोजी, आबंध बनाना, आबंध बनाना, यानी कि जो 5 वाले गुण हैं हैलोजन के, वो ज्यादा आबंध बनाते हैं। ऐसा क्यों, 5वां गुण पेंटा, पेंटा मीन्स 5 हो गया। हैलाइड ज्यादा सहसंयोजी क्यों होता है भाई, सहसंयोजी जो कॉन्सेप्ट है वो कब आ सकता है, बात समझिएगा। जब इलेक्ट्रॉन का अयुग्मन होगा, जब इलेक्ट्रॉन का अयुग्मन हुआ, तभी ना संयोजकता जो 3 थी वो बढ़ करके 5 हुई थी। अरे भाई, ये पी में था, ये एस में हो गया था, और ये डी में चला गया था, तभी ना ये 5 हो पाया था बाबू। ये कब हो पाया था, जब अयुग्मन हुआ। अब यहां पर एक फ्लोरीन से ये जुड़ेगा, क्योंकि फ्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मालूम है ना। हैलोजन के बाह्यतम कक्षा में बाह्यतम कक्षा में 7 होते हैं। इनकी जो ग्रहण करने की क्षमता वो 1 इलेक्ट्रॉन की होती है। तो एक हैलोजन यहां आएगा, एक फ्लोरीन यहां आ जाएगा, एक फ्लोरीन यहां आएगा, एक फ्लोरीन यहां आएगा, एक फ्लोरीन यहां आएगा। जब इलेक्ट्रॉन का अयुग्मन होगा तभी ऐसा पॉसिबल है कि पेंटा हैलाइड बनेंगे। कहता है ट्राई हैलाइड की तुलना में पेंटा हैलाइड अधिक सहसंयोजी होते हैं। पेंटा हैलाइड अधिक आबंध इसलिए बनाएंगे क्योंकि पेंटा का कॉन्सेप्ट अयुग्मन से आया है, पेंटा का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉनों के अयुग्मन से आया है। और हम अपने पहले लेक्चर में यह बात की है, और नहीं किया तो हम अभी बोल देते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या क्यों बढ़ी, जब इलेक्ट्रॉन का अयुग्मन हुआ। ऑक्सीकरण संख्या का मतलब क्या हो जा रहा है, सह संयोजी बंधन को बनाना, साझेदारी करना। तो जब जब इलेक्ट्रॉनों का अयुग्मन होगा तब तब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जिससे ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी, जिससे सह संयोजक बंधन बढ़ेगा। और जितना ज्यादा सह संयोजी बंधन बढ़ेगा, हम उतने हैलाइड बना सकते हैं। तो क्योंकि हमने 5 देखा कि पेंटा जो है वो अधिक सहसंयोजी होते हैं, वो इसलिए क्योंकि पेंटा जो है वो 5 से जुड़ते हैं। और 5 कब मिलता है, जब अयुग्मन 5 हो। समझ में आई बात। तो हम क्या लिखेंगे कि पेंटा हैलाइड तभी बनते हैं, इसको भी लिखना ही पड़ेगा ना बाबू। पेंटा हैलाइड तभी बनेंगे, बनेंगे बनेंगे गानी बनेंगे। पेंटा हैलाइड तभी बनेंगे जब इलेक्ट्रॉन का अयुग्मन होगा। ध्यान रखेंगे, पेंटा हैलाइड कब बनेंगे सर, पेंटा हैलाइड तभी बनेंगे जब इलेक्ट्रॉन का अयुग्मन होगा। अयुग्मन से, अयुग्मन से ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है।
युग्मन से ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है जिससे सह संयोजक बंधन अधिक बनते हैं। अब 5 हो जाएगा तो ज्यादा ही ना बनेंगे, अधिक बनेंगे। सही है। अतः ट्राई कब बनेंगे? ट्राई तभी बनेंगे जब उनके पास 3 हो। 5 कब बनेंगे? जब युग्मन हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में 5 बनने लग जाएंगे। तो ट्राई और पेंटा के बारे में, नाइट्रोजन केवल ट्राई बनाएगा, लेकिन फास्फोरस आ जाएगा तो वो पेंटा इधरों से तैयारी कर लेगा, इधरों से। तो पेंटा जो बनाएंगे वो अधिक सहसंयोजी हो जाएंगे। तो वही लिखा कि जिससे सहसंयोजक बंधन अधिक बनेंगे। अतः ट्राई हैलाइड की तुलना में पेंटाहैलाइड अधिक सह संयोजी हैं या होंगे, आप ऐसा लिख सकते हो। स्क्रीनशॉट लो बाबू इसका भी जल्दी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। नाइट्रोजन, अगला क्वेश्चन सर। नाइट्रोजन कमरे के ताप पर कम क्रियाशील है। कम क्रियाशील है क्यों? जवाब अभी बोल देते हैं बाबू, सुन लो ध्यान से, और मेरे ख्याल से तुमको याद भी आ जाएगा। नाइट्रोजन के बारे में अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे, नोट करके नीचे में लिखवाए भी थे कि नाइट्रोजन जो है वो कम क्रियाशील है। नाइट्रोजन कम क्रियाशील इसलिए है क्योंकि इसमें त्रिआबंध है, और त्रिआबंध को तोड़ने में ऊर्जा बहुत ज्यादा चाहिए। कमरे के ताप पर इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं है कि हम उसके त्रिआबंध को तोड़ सकें। जब तक त्रिआबंध टूटेगा नहीं, नाइट्रोजन रिएक्शन करेगा नहीं। तो कमरे पर अगर नाइट्रोजन को हम रख भी दें तो उसके 3 आबंध को तोड़ने के लिए हमारे पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती, जिस वजह से इसकी क्रियाशीलता कम दिखती है। तो यहां लिख दिया गया कि नाइट्रोजन कमरे के ताप पे कम क्रियाशील है क्योंकि इसके त्रिआबंध को तोड़ने में कमरे में इतनी पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती, जिस वजह से हम इसे कमरे के ताप पर कम क्रियाशील मान लेते हैं। बन गया? चलो तो भी लिख लो यार, हम अगला क्वेश्चन जब तक देखते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन है कि अमोनिया NH3 लुईस क्षारक, इसके तरह लुईस क्षारक की तरह व्यवहार करता है क्यों? और इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, हम देख लेते हैं। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है बाबू कि फॉस्फीन की प्रकृति क्षारीय होती है। इसी से जुड़ा हुआ है फॉस्फीन। अरे 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 अरे, फॉस्फीन PH3, फॉस्फीन की प्रकृति क्षारीय होती है क्यों? अब इन दोनों का उत्तर एक तथ्य में छुपा हुआ है, और जो बहुत ही इजी है। कितना इजी है? चलिए सर, अमोनिया का हम रचना बनाते हैं, यहां पे हम बना रहे हैं, ठीक है। अमोनिया NH3, नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 5। नाइट्रोजन तो यहां हो गए 1, 2 और 3। क्योंकि हम हाइड्रोजन 3 लेकर के आ रहे हैं, इसलिए एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, और एक हाइड्रोजन यहां। ठीक है क्या? तो हाइड्रोजन अपना द्वियक बनाएगा, हाइड्रोजन अपना द्वियक बनाएगा, हाइड्रोजन अपना द्वियक बनाएगा। वेरी गुड सर, वेरी गुड वेरी गुड। नाइट्रोजन अपना अष्टक बनाएगा, तो 2 2 4 2 6 2 8 हम देख रहे हैं कि ये अपना अष्टक है। लेकिन एक बात जो गौर करने वाली है वो क्या है? ये इलेक्ट्रॉन की ये जो है, इसे 2 को बच गया ना इलेक्ट्रॉन, इसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी। क्या बोला जाता है बाबू इसको? इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी।
अब ऐसा इसको इसलिए बोला गया कि अमोनिया जब किसी के पास जाएगा ना रिएक्शन करने के लिए, तो वो हमेशा इसी 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। मतलब ये कि ये कभी भी 1 इलेक्ट्रॉन से किसी को नहीं बुलाएगा पास में, बोलेगा यार देख 2 इलेक्ट्रॉन का हम त्याग करेंगे, रिएक्शन करना हो तो मेरे साथ कर लो, अदरवाइज नहीं। यानी अमोनिया के संरचना से स्पष्ट हो रहा है कि स्पष्ट हो रहा है कि हेलो, ठीक, हाँ, स्पष्ट हो रहा है कि यह किसी रासायनिक अभिक्रिया में, देखोगे बाबू 1 इलेक्ट्रॉन का नहीं त्याग करेगा, यह किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़ी का त्याग करता है। इसका मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा, ये जब भी त्याग करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन का। जिस कारण हम, ध्यान दोगे, इसी कारण से हम अमोनिया को एक अलग नाम से पुकार रहे हैं। किस नाम से पुकार रहे हैं? क्षारक, लुईस क्षारक कहते हैं। जो लुईस क्षारक होते हैं उनमें भी यह गुण पाया जाता है। कौन सा गुण? 2 इलेक्ट्रॉनों के त्याग करने का। जो लुईस क्षारक होते हैं उनमें भी यह गुण पाया जाता है कि वह भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करें। और अमोनिया भी क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसलिए हम अमोनिया को लुईस क्षारक बोलते हैं। यही चीज क्या आप फॉस्फीन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते? एक लुक देखो इसको आराम से। हो गया ना? और यही चीज हम फॉस्फीन के लिए बना देंगे। फॉस्फोरस ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन को यहां रख देंगे, 2 यहां रख देंगे, 3 के साथ अपना अपना हाइड्रोजन बना लेगा, हर हाइड्रोजन बन गया। ये द्वियक, यहां द्वियक है, यहां द्वियक है, और अपना जो फास्फोरस है वो अपना अष्टक तो बना लिया। लेकिन जब बात अभिक्रिया की आती है तब ये फास्फोरस जो है वो अकेले नहीं जाता, वो बोलता हम जब भी जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी का ही त्याग करेंगे, निर्जन जोड़ी का ही त्याग करेंगे। यानी वे यौगिक, वे कंपाउंड, वे यौगिक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, इसको लिखना है, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, वे यौगिक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी का त्याग करते हैं, उनको हम लोग लुईस क्षारक बोलते हैं। इसलिए अमोनिया, इसीलिए फॉस्फीन, ये लुईस क्षारक है। इनकी प्रकृति क्षारीय है। लुईस क्षारक ना बोलेगा तो प्रकृति कैसी है? क्षारीय है। तो बाबू उम्मीद है कि आज का लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा, उम्मीद ही कर सकते हैं। और इसको नोट्स बनाना होगा आपको। इसका एक लेक्चर और रह गया है, हैबर प्रक्रम है और ऑस्टवाल्ड प्रोसेस है, नाइट्रिक अम्ल बनाना है, अमोनिया बनाना है। इसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।